जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एयर क्या होती है, एयर की टाइप्स क्या हैं, आउटडोर एयर, इंडोर एयर, इंडोर एयर में कौन कौन से माइक्रोबियल फ्लोराज एग्जिस्ट करते हैं, आउटडोर एयर में कौन कौन से माइक्रोबियल फ्लोराज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एयर पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एयर में पाए जाने वाले जो माइक्रोबियल कंटेंट्स होता है उसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जो है वो माइक्रोबियल फ्लोरा की क्वांटिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो आउटडोर एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से माइक्रोबियल स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर होता है मतलब आप अपने इंडोर एरिया से जब बाहर निकलते हो, जिस एरिया पर आप सरवाइव कर रहे हो, वहां से जब आप बाहर की तरफ मूव करते हो तो बाहर जितना एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा होता है वो आपका एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है आउटडोर एयर। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उसमें एल्जी है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, मोल्ड है, और इसके अलावा मोल्ड्स के स्पोर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा मोल्ड्स, वो स्पेशी जो सबसे ज्यादा मतलब मोल्ड्स की एग्जिस्ट करती है उसमें हमने पढ़ा क्लेडोस्पोरियम था, उसके स्पोर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं, मतलब रॉड्स, रॉड शेप बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बेसिलाई भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी एग्जिस्ट करते हैं। कोकाई की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि कोकाई में आप लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से कोकाईज एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसमें आपने देखा था कि माइक्रोकोकस स्पीशीज थी, बैक्टीरिया की सार्सेना स्पीशीज थी, ठीक है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स थे और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स थे, ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी। और कुछ ऐसी स्पीशीज भी थी बैक्टीरिया की जो कि एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स है, मतलब वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रो करते हैं या स्पोर्स बनाते हैं, वो एग्जिस्ट कर रही थी। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि फंगल स्पीशीज में क्लेडोस्पोरियम था, ऑल्टरनेरिया था, प्लूरेरिया था, पेंसिलियम था, बेट्राइटस था और स्टेमफाइलियम, ये कुछ फंगल स्पीशीज थी जो कि आपके आउटडोर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं और उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाली स्पीशी क्लेडोस्पोरियम थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपने मतलब एयर के अंदर जस्ट लाइक जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपने वाटर की आप कह लो प्योरिटी को चेक करना है या उसको एनालिसिस करनी है उसकी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम उसका टर्बिडिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने एयर की एनालिसिस करनी है कि एयर के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो उसकी कितनी क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे थे जिनमें मैंने आपको दो डिवाइसेस बताए थे। एक सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस था जिसमें आप कोई सॉलिड मीडिया यूज करके तो एयर का सैंपल लेते हो और फिर उसको फर्दर कल्चर लगाकर उसमें माइक्रोबियल कंटेंट जो आपका है या माइक्रोबियल फ्लोरा की जो क्वांटिटी है उसको चेकआउट कर लेते हो कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। और सेकेंड वन था लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस जिसमें हम कोई लिक्विड मीडिया यूज करते हैं और उसमें हम फिर जो बैक्टीरिया का सैंपल है या इधर जो भी आपके पास स्पीशी है उसका सैंपल लगाकर और उसको फिर हम फर्दर डायग्नोसिस उसकी करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूटिलाइज की जाती हैं जिसमें जस्ट लाइक सेटिंग प्लेट टेक्निक था, ठीक है। और फिर उसमें हमने पढ़ा सीव और स्लिट टाइप सैम्पलर भी हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी मदद से हम एयर का सैंपल कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके फिर उसको फर्दर जो आपके लिक्विड या सॉलिड पिगमेंट डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर सैंपल को अप्लाई करके और बैक्टीरिया का कल्चर लगाते हैं। ये जैसे आपको प्लेट्स में नजर आ रहा है ना, इस तरह से हम इस पे बैक्टीरिया का कल्चर लगाते हैं इन प्लेट्स के ऊपर और देन इन प्लेट्स को कल्चर करिए रख देते हैं और फिर इन पे जो फ्लोरास ग्रो करते हैं उसको हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइम पढ़ा था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो था वो पढ़ा था कि एयरबोर्न डिजीजेस कौन कौन सी होती है, मतलब हवा की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। उनमें कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस थी, कुछ वायरल डिजीजेस थी। और ये किसका माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट करें। आबिद हुसैन, आप अपना माइक म्यूट करो।
ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एयरबोर्न डिजीजेस कौन-कौन सी होती हैं, मतलब हवा की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हो सकती हैं। उसमें कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी थी, कुछ वायरल थी और कुछ फंगल डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। बैक्टीरिया में डिप्थेरिया था, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, ये डिजीजेस थी। और वायरल डिजीजेस में हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स हो सकता है, मीजल्स हैं, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये कुछ डिजीजेस थी जो कि आपके अगर आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर वायरल कंटेंट होगा तो उसकी वजह से ये डिजीज अकर हो सकती हैं। और फंगल डिजीजेस में हमने पढ़ा था सिस्टेमिक माइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस, ये कुछ डिजीजेस थी। जिसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस जो था ये बर्ड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और बाकी सिस्टेमिक माइकोसिस ये भी फंगल डिसऑर्डर है, और जो क्रिप्टोकोकोसिस है ये भी इसी तरह का डिसऑर्डर है, फंगल डिसऑर्डर ही है, जिसके अंदर जो बॉडी है उसमें मतलब लंग्स ठीक तरीके से वर्कआउट नहीं करते, लेसीट्यूड होता है, थकावट फील होती है, अ, आप कह लो नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जो कि अराइज होते हैं। उसके बाद ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर रिवाइज करवाया। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर। मतलब अगर हवा के अंदर अब आपने जो डिजीजेज जैसे वो सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस और लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस से अगर पता चल गया आपको कि एयर के अंदर माइक्रोबियल कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब एयर के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोराज हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। उसमें यूवी लाइट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एयर का पैसेज जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में करके भी हम क्या कर सकते हैं कि उनको मतलब 4 टाइप्स के ये प्रोसीजर्स हैं जो आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, जो हम इस्तेमाल करके हवा के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपनी एयर को स्टरलाइज कर सकते हैं। अब कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। Since certain infectious agent may be airborne, air hygiene measures to reduce the microbial population of the air is of great importance. उन्होंने कहा है कि जो आपके पास हवा के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं उनको करने के लिए कि इधर आपके पास एयर जो है वो हाइजीन है, हाइजीन का मतलब होता है साफ सुथरी, कि आपके पास जो एयर है वो इम्प्योरिटी से क्लीन है या नहीं है। फिर हम उसको करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसमें पाई जाने वाली जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन कहते हैं एक, वैसे तो पॉपुलेशन को उर्दू में आबादी कहते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन का मतलब है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी इधर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अब द लेवल ऑफ द एयर कंटेमिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड, एयर के अंदर जो कंटेमिनेशन का लेवल है, मतलब एयर के अंदर जो कंटेमिनेशन क्या कहते हैं, आलूदा हो जाना, खराब हो जाना, गंदी हो जाना एयर का, तो एयर के अंदर इस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए या उसको कम किया जा सकता है। किस तरह कम किया जा सकता है, और द एयर कैन बी स्टरलाइज, या फिर आप दूसरी वर्डिंग में कह सकते हो कि एयर को स्टरलाइज किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन क्या होती है? स्टरलाइजेशन मैंने आपको बताया था, स्टरलाइजेशन इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम एन आर्टिकल, कि आप जब किसी आर्टिकल के अंदर से, आर्टिकल का मतलब है कोई ग्लासवेयर है, कोई एयर को क्लीन करना है आपने, कोई लेबोरेटरी के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को, जैसे आपके पास सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये सर्जरी वगैरह में, ऑपरेशन में जो आलात वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जब आप उनको कंप्लीटली बैक्टीरिया से रिमूव कर देते हो, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रेजेंट हो, वहां पर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब आप किसी आर्टिकल को, आर्टिकल का मतलब है कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, अब जब आप किसी आर्टिकल को कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लीन कर लेते हो कि उसमें मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस नहीं है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं, तो उसको हम, उस प्रोसीजर को कहते हैं स्टरलाइजेशन। और एक और वर्ड आपने सुना होगा, डिसइंफेक्शन। अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या फर्क होता है? स्टरलाइजेशन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 बैक्टीरिया एक आर्टिकल के ऊपर है ना, तो आप 100 के 100 को उस आर्टिकल से रिमूव करवा के उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हो, तो कंप्लीटली रिमूवल अगर आप कर देते हो तो वो स्टरलाइजेशन होगी। और डिसइंफेक्शन का प्रोसीजर होता है, जैसे आप देखो कि ये
वॉशरूम वगैरह के लिए हम डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सारे डिसइंफेक्शन में आते हैं। कि अब आप देखो वॉशरूम में या ये जो आपके पास फ्लोर वगैरह होता है, फर्श वगैरह है, इसमें से आप कंप्लीटली तो बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप बैक्टीरिया की क्वांटिटी को इतना रिड्यूस जरूर कर सकते हो कि आप क्या करो कि वो इन्फेक्शन ना कॉज कर सकें। तो डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को बैक्टीरिया किसी भी आर्टिकल से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को इतना कम कर देते हैं कि फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना वहां पर डिजीज कॉज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हम उसकी खत्म कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब 100 की मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक आर्टिकल के अंदर 100 बैक्टीरिया है, आपने 100 के 100 निकाल दिए हैं तो इट इज स्टरलाइजेशन। लेकिन 100 में से आपने ऑलमोस्ट 60% रिमूव कर दी है उसका, कि आपके पास अब वो जो आर्टिकल है उसमें जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी है वो जम्स तो ऑब्वियसली होंगे ऐसी जगह पे, लेकिन वो फिर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इन्फेक्शन नहीं कॉज करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वो डिसइंफेक्शन होता है। जैसे ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस, ये जम्स जो जैसे कोई कट लग जाता है, ये एक्सीडेंटल कंडीशन में कोई जख्म हो जाता है या कोई रगड़ वगैरह लग जाती है, स्क्रैचेस हो जाते हैं स्किन पे, तो आप देखो कि या जल जाती है स्किन, तो उस जली हुई स्किन पे या आप उसको क्या करते हो, आप उस जो आपका वूंड होता है, जख्म होता है, आप उसको डिसइंफेक्ट करते हो, आप उसको स्टरलाइज नहीं करते, क्योंकि जम के अंदर ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे, लेकिन आप कोई डेटोल या कोई इस तरह के जैसे ये हार्पिक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आप वॉशरूम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ये सारे डिटर्जेंट्स जो हैं, ये क्लोरीन ब्लीचेस वगैरह होती हैं, ये सारी डिसइंफेक्शन प्रोसीजर के अंदर आती हैं। तो एयर को हमने क्या करना है, उसको अगर हम स्टरलाइज करना चाहते हैं एज द सिचुएशन डिमांड, कि मतलब जैसी आपकी सिचुएशन की डिमांड है कि इधर आपने या तो उसकी कंटेमिनेशन को रिड्यूस करना है, अगर तो आप उसकी कंटेमिनेशन को रिड्यूस करोगे तो ये डिसइंफेक्शन होगा, या फिर एयर कैन बी स्टरलाइज। स्टरलाइज का मतलब है कि कंप्लीटली रिमूव कर दोगे। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, अगर आप उसके अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसको इंतहाई वैसे नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों की क्लास का। अब मुझे जिसका माइक ऑन नजर आया ना, मैंने उसको रिमूव कर देना है मीटिंग से। आप लोग खुद तो पढ़ते नहीं हो, अगले को भी डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, इसमें दो प्रोसीजर कर सकते हैं, या तो एयर कंटेमिनेशन को रिड्यूस करेंगे जो कि डिसइंफेक्शन है, या फिर एयर को कंप्लीटली क्लीन करेंगे तो वो स्टरलाइज होगा। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम द फिजिकल एंड द केमिकल एजेंट। और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, कोई फिजिकल एजेंट या कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल करके हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन विच आर डिस्कस्ड एज बिलो। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव मेथड होते हैं जो कि हम एयर के अंदर जो कंटेमिनेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको नीचे डिस्कस किया गया है। उसमें नंबर 1 है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसको यूवी लाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन, यूवी मींस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देती हूँ। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, ये आपके पास जैसे एक्सरेज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये एक आप कह लो कि शुआओं की एक किस्म होती है जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती है ये। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि ये अपने टारगेट को बहुत आप कह लो कि हार्डली उसको किल करती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऑपरेशन वगैरह के अंदर भी कहते हैं कि आप मतलब अगर आपने सर्जरी नहीं करवानी तो सर्जरी के अलावा आप उसको मतलब रेडिएशंस के थ्रू भी आप एरिया में उस एरिया का ऑपरेट करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किडनी में कोई स्टोन हो गया है, या पित्ते में कोई पथरी है, गुर्दे में कोई पथरी बन गई है, ब्लैडर मसाने में कोई पथरी है, तो आजकल तो उसका ना मतलब आप कह लो कि सर्जरी के अलावा भी उसका एक इलाज किया जाता है जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि आप यही इन्हीं रेडिएशंस को, जो आपका टारगेटेड एरिया होता है जहां पर आपको स्टोन फील हो रहा होता है, थ्रू आप स्कैनिंग के थ्रू आप उस स्टोन को देखते हो और उस स्टोन के ऊपर इन रेडिएशंस को हिट करते हो बार बार।
तो वो जो आपके पास स्टोन्स होते हैं वो वहीं पे ब्रेक हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और वो टूट कर फिर वो थ्रू यूरिनेशन या आप कह लो यूरिन के थ्रू या आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं, कि वो बहुत बारीक सा फिर रह जाता है और वो फिर बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन रेडिएशंस को एमिट करके आप टारगेटेड एरिया को जो है वो उस वहां पर आप इसके थ्रू भी आप जो अपना मतलब मकसद है उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट ये यूवी रेडिएशन हैड ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू फॉर रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर। इनके अंदर वो कहते हैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है कि ये माइक्रोबियल फ्लोरा को किल कर सकें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एयर सैनिटेशन के आप अल्ट्रावायलेट एयर के जरिए जो एयर को सैनिटाइज करते हो, सैनिटाइज का मतलब है क्लीन करते हो एयर को, कैन बी मेड इन फॉलोइंग वेज। उसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर वन, डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब है कि आप डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करवा रहे हो, और इनडायरेक्ट रेडिएशन का मतलब है कि आप इनडायरेक्टली आप मतलब कोई फिल्टर लगाकर या कोई बैरियर लगाकर आप वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पास करवा रहे हो। तो ये दो तरह के मेथड हम जो है वो एयर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि आपका जिस एनवायरनमेंट के अंदर जिस एयर को आपने क्लीन करना है, या तो आप वहां पर डायरेक्ट एयर को क्लीन करने का क्या मतलब है कि आपने वहां से जर्म्स को किल करना है। तो जर्म्स को किल करने के लिए या तो आप उन पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करोगे, लेकिन डायरेक्ट अगर आप एमिट करोगे तो वो थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, कि मतलब वहां पर उस एरिया में जो पर्सन सर्वाइव कर रहे होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्किन डैमेज कर सकती है, इवन इसकी वजह से स्किन कैंसर अकर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्ट रेडिएशन होती है जिसमें हम डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करवाते हैं, और इनडायरेक्ट रेडिएशन होती है। इनडायरेक्ट रेडिएशन में क्या किया जाता है कि आप यूवी लाइट्स को इनडायरेक्टली अपने टारगेट के ऊपर उसको अप्लाई करते हो और उसको किल कर देते हो। ठीक है, अच्छा मैडम, एक सवाल है मेरा कि जी ये एक आते हैं यूवी लैंप, ये लास्ट टाइम मैंने देखा है अल्फता के अंदर भी, वो एक लैंप सा बना हुआ, उसको अल्ट्रा वायलेट उन्होंने लिखा, यूवी लैंप है, एंटी बैक्टीरियल। फॉर जी जी। एग्जांपल अगर हम उसको कमरे में चलाते हैं तो जो हाँ जो जी, एयर उससे पास होगी उसको सिर्फ वो सैनिटाइज करेगा या ओवरऑल सैनिटाइजेशन करेगा? नहीं आप मेरी बात सुने, यूवी लैंप का क्या मतलब है कि आप वहां पर जो लैंप यूज कर रहे हो ना, उसकी जो लाइट वहां से एमिट होगी ना, उस लाइट के अंदर वो यूवी रेडिएशंस होंगी, और वो यूवी रेडिएशन जहां जहां पर जाएंगी वो उस एनवायरनमेंट को वो क्या कर देंगी, क्लीन कर देंगी। बिल्कुल ठीक है। और मैडम इस तरह का अगर लैंप यूज करते हो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट, यानी कि कहेंगे उसको डायरेक्ट, ये जो नहीं हमारा वो फर्स्ट पार्ट नहीं, वो है। डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि लैंप के ऊपर आप देखो एक बैरियर लगा हुआ है, उन्होंने कोई चीज, कोई प्लास्टिक मटेरियल या कोई इस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है, आप डायरेक्ट तो नहीं दे रहे ना, वो इनडायरेक्ट रेडिएशन होगी। ठीक है मैडम, थैंक ठीक है, किसी मीडियम से पास आउट करवा रहे हो आप उसको। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स मतलब आप कोई केमिकल इस्तेमाल करके तो आप अपनी एयर को क्लीन कर देते हो। जैसे ये आजकल कोरोना की वजह से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, आप जब किसी कोई शॉपिंग सेंटर पे जाते हो या किसी मॉल वगैरह में जाते हो, तो जब आप वहां से एंटर होने लगते हो ना, तो वो शॉवर के जरिए या वो स्प्रे के जरिए वो डेटोल या सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, तो वो स्प्रे के जरिए कोई केमिकल आप लोगों के ऊपर वो इस तरह से स्प्रे करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जितने वो जर्म्स वगैरह होते हैं वो वहां से किल हो जाते हैं। तो केमिकल एजेंट्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस वेपराइज्ड और स्प्रेड इनटू द एयर, कि आप उनको या तो वेपराइज करते हो, मतलब या तो उनके वेपर्स बनाकर उसको एयर में स्प्रे कर देते हो, या फिर क्या करते हो डायरेक्ट आप उसको एयर में स्प्रे करते हो into the air of a room are effective in reducing the microbial flora, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया के अंदर, उस रूम के अंदर, या वो जिस एरिया के अंदर आपने ये स्प्रे किया है, वो उस एरिया में जो माइक्रोबियल फ्लोराज होता है उसको वहां से रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। In fact, the chemical is dispersed as an aerosol and represent its antimicrobial action through contact with the suspended particle carrying organism। अब वो कहते हैं ये करता क्या है, जब आप स्प्रे करते हो ना, जैसे ये कपड़े प्रेस करने के लिए शॉवर यूज किया जाता है, या उससे भी आसान एग्जांपल है परफ्यूम्स और या बॉडी स्प्रेस, तो सारे यूज करते होंगे। उसमें जब आप उसको मतलब उसका जो नोजल होता है या उसका जो हेड होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो एक प्रेशर के साथ वहां से एमिट होता है, उस वो जो प्रेशर के साथ एमिट हो रहा होता है लिक्विड, उसको बेसिकली हम कहते हैं वो एक एरोसोल है। ठीक है, तो एरोसोल, एरोसोल का मतलब है सॉरी,
एरोसोल का मतलब है कि स्प्रे की कंडीशन में जब आप हाईली प्रेशर के साथ उसको एमिट करवाते हो, उसको खारिज करते हो वहां से, तो वो क्या होता है, वो जाकर एयर के अंदर जो ये जैसे डस्ट पार्टिकल्स है जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट पार्टिकल ने कैरी किए हुए हैं, तो वो जाकर उन पार्टिकल्स के साथ, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ जाके वो चिपक जाता है और वहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल जो केमिकल एजेंट्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड है और लैक्टिक एसिड है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम ये एयर की कंटेमिनेशन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप में हम सिंपल क्या करते हैं, फिल्टर इस्तेमाल कर लेते हैं कि फिल्टर्स लगा देते हैं और उसमें क्या होता है कि जो फिर आपके पास जो एयर पास आउट हो रही होती है वो क्लीन होके आपको मिल जाती है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फॉलोइंग फिल्ट्रेशन टेक्निक आर यूज्ड फॉर द एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म, के जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम फॉलोइंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ कॉटन प्लग। कॉटन प्लग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने जिस बॉटल के अंदर या आपने जिस मीडियम के अंदर आपने एयर का सैंपल लिया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया है, उस जो आपके पास बॉटल है उसको कॉटन प्लग के साथ, कॉटन प्लग मतलब रुई के साथ आपने उसको बंद कर दिया। ये नजर आ रही होंगी ये वाली बॉटल्स, ये देखो इसके ऊपर उन्होंने कॉटन प्लग लगाया हुआ है। इस कॉटन प्लग को लगाने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से फिर जो एयर अब फर्दर अंदर जाएगी या जो भी होगी वो इस कॉटन प्लग से वो क्या होगा कि वो क्लीन होके या वो फिल्टर होके जाएगी। ये कॉटन प्लग बिल्कुल आप कह लो कि फिल्टर पेपर की तरह काम करता है जो कि एयर को फिल्टर करके वहां से एमिट करवाता है। ये सेकंड है, हम सिंपल क्या करते हैं, एयर फिल्टर लगा देते हैं कि हम जैसे ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह होते हैं इसी तरह के फिल्टर्स होते हैं, हम सिंपल फिल्टर लगा देते हैं और फिल्टर से फिर जितनी एयर या जितनी वेंटिलेशन होगी वो सारी क्या होगी, वो माइक्रोबियल फ्लोरा से क्लीन होगी। ठीक है, उसके अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 है लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम। लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम का क्या मतलब है कि ये ज़्यादातर ना ये जो आपके पास लेबॉर्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पर आपको हाईली सैनिटाइज्ड एरिया रिक्वायर्ड होता है, कि मतलब वहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि इधर आपकी एयर में किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, एयर आपकी क्लीन है। वहाँ पर आपको हाईली आप कह लो कि सैनिटाइज या हाईली स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सॉरी। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फिर हम ये लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम का क्या मतलब होता है, आपके पास ना जब भी कोई चीज फ्लो करती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, जब आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है, कोई एयर फ्लो कर रही है, या मतलब जो भी चीज आपके पास जब कोई चीज तैर रही होती है या फ्लो कर रही होती है, तो उसकी जो फ्लो फ्लो एबिलिटी होती है, मतलब उसकी जो तैरने की एबिलिटी होती है, उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं लेमिनर फ्लो और दूसरे को कहते हैं टर्बुलेंट। लेमिनर का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्मूथली, एक तरतीब के साथ, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पैसेज रखा हुआ है, वहां से एयर बहुत ज्यादा रेगुलर पैटर्न के साथ एंटर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ये लेमिनर फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो का क्या मतलब है कि आपने उस एरिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है आपके पास, इस रूम के अंदर ना आपने एक आप कह लो कि वेंटिलेशन के लिए एक विंडो रखी हुई है, उस विंडो के अंदर से एयर बहुत ज्यादा स्मूथली एक वे से एंटर हो रही है और एक आपने वे रखा हुआ है जहां से एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जो फ्लो होगा दिस इज अ लेमिनर फ्लो, कि बहुत ज्यादा स्मूथली एक रेगुलर पैटर्न के साथ आपको पता है कि यहाँ से एयर अंदर हो एंटर हो रही है और यहाँ इस पैसेज से एयर जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं ये लेमिनर फ्लो होता है। टर्बुलेंट का मतलब है कि आपके रूम के अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलर विंडोज हैं, अब आपको नहीं पता कि कौन सी विंडो से एयर एंटर होगी, कौन सी से बाहर जा रही है, या जहां से एंटर हो रही है उधर से बाहर जा रही है। बहुत सारे आपने, एक टर्बुलेंट का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज में आपने एयर पैसेज रखा हुआ है, तो जब एक बेतरतीब अंदाज में आपके पास ये टर्बुलेंट एयर फ्लो होगा तो वहां पर फिर जो कंटेमिनेशन होती है उसके चांसेस ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप अपने जो सिस्टम है, जिस एरिया में आपने एयर को क्लीन करना है, वहां पर आप अपनी एयर के लिए एक लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम बना दो कि एयर आपके पास एक तरतीब के साथ अंदर एंटर हो, आगे आप लोगों ने फिल्टर्स लगाए हों, फिल्टर से एयर क्या करे, फिल्टर हो, और फिल्टर होने के बाद
जो आपके पास कंटेमिनेशन है वो फिल्टर्स के थ्रू क्या करे बाहर चली जाए। तो ये वाला जो एक कंप्लीटली अजाइंड या कंप्लीटली एक आपके पास रेगुलर पैटर्न में जो आपने एयर का फ्लो सेट किया होता है, दिस इज कॉल्ड लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम। अब देखिए लिखा क्या हुआ है, अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, के एक नई तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा इन अ क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस यानी कि कैबिनेट्स या रूम या कैबिनेट्स के अंदर आपने माइक्रोबियल फ्लोरा की जो कंटेमिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इज नोन एज लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। ये उन्होंने आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बताई है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि लेमिनर एयर फ्लो का मतलब क्या होता है, कि एयर आपके पास एक बहुत ज्यादा तरतीब के साथ, एक फ्लो के साथ, एक रेगुलर पैटर्न के साथ एंटर हो, वहां से एयर फिल्टर हो, और फिल्टर होने के बाद आपको पता हो कि वो एक तरतीब के साथ, एक रेगुलर पैटर्न के साथ ही वो आगे से आउटसाइड द कैबिनेट और आउटसाइड द रूम उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ एयर फ्लो इज कॉल्ड लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम। ठीक है, अब ये आपके पास आई थिंक सो ये माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हाँ जी, ये माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर यहाँ तक ख़त्म हो गई है। अच्छा ये देखें, ये उन्होंने ना ये आपको एक लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पर एक उन्होंने फिल्टर, प्री फिल्टर लगाया हुआ है। यहाँ इस पैसेज से एयर एंटर होगी, एक ही पैसेज एयर एंटर होने के लिए रखा हुआ है। ये आगे उन्होंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, यहाँ से एयर जो है फिल्टर होगी, और फिल्टर होने के बाद जो आपके पास जो मतलब फिल्टर हुई हुई एयर है वो फिर इस पैसेज से आपके जो एरिया है कैबिनेट का उसके अंदर एंटर हो जाएगी, और वो क्लीन एयर होगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से एक तरतीब के साथ जो एयर फ्लो का सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम। क्लियर? किसी को समझ ना आई हो? अच्छा मैडम, ये जो अल्ट्रा वायलेट यस मैडम, क्लियर। बारे में आपने बताया है, इसके कोई जी, एग्जांपल दे दें जिसमें यानी कि डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं रेडिएशन को। इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट जिसमें डायरेक्ट इस्तेमाल करें। अच्छा देखें, डायरेक्ट जैसे ये आपके पास होते नहीं है, जब आप फूड को प्रिजर्व करते हो, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब खुराक को महफूज करने के लिए, ये आपके पास जैम्स की बॉटल्स होती हैं, या आपके पास ये डिफरेंट किस्म की सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे पिकल्स की बॉटल होती हैं अचार की, या आपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही देख लो, ये जो आपके पास जैसे नॉर्मल सलाइन की बॉटल्स होती हैं या ये सारी होती हैं, इनको भी हम ये यूवी लाइट्स इनसे पास आउट करवा के, कि उन्होंने एक फ्लो बनाया होता है, उस फ्लो के अंदर से बॉटल्स पास आउट होती रहती हैं, और साथ उनके ऊपर जो यूवी लाइट है वो वहां पर आप कह लो कि एमिट करवाई जाती हैं, वो डायरेक्ट उन पर एमिट होती हैं, और एमिट होने के बाद वो क्या करती हैं कि वो वहां पर जितने मतलब अगर कोई जर्म्स वगैरह होता है या वो सारा कुछ से वहां से क्लीन कर देती हैं, उनको किल कर देती हैं, तो आपके पास हाईली सैनिटाइज या हाईली स्टरलाइज्ड जो मटेरियल है पैकिंग के अंदर वो फिर आपको प्रोवाइड होता जाता है। इस तरह से भी अच्छा, हम जैसे उसको जैसे मैडम वो बच्चों के फीडर वगैरह के लिए भी कोई मशीन आती है यूवी, वो फीडर बीच में से गुजारते हैं, हाँ ये जी, जो जी यूज जी कर रहे होते बिल्कुल, हैं। हाँ जी ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ये और आगे ये नेक्स्ट जो चैप्टर है ना आपका इसके बाद, आई थिंक सो वोस्टलाइजेशन का ही है, तो वोस्टलाइजेशन में आप ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, वो सारी टाइप्स उन्होंने बताई हैं, तो ये मजीद आपको जो यूवी लाइट्स वाला है ये वहां पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये जो आपने पढ़ाया ना, यानी कि जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा है, मैंने हाँ देखा है जी, कोई पैनासोनिक के ना एयर प्यूरीफायर भी आते हैं, लोग अपने घरों में वो लगवाते हैं। जी, वो इसी के अंदर आएँगे, यानी कि वो छोटे-छोटे होते हैं एयर हाँ प्यूरीफायर, जी, जिधर से जी जी, विंडो से हवा आ रही है उधर वो करवाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल वो इसी में आएंगे, वो एयर फिल्टर की टाइप है। ठीक हो गया मैडम। एनी क्वेश्चन? अच्छा एक तो ये है कि आप, एक तो आपका मीटिंग टाइम एंड होने वाला है, तो अटेंडेंस के लिए आप लोग काइंडली अगेन मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेकंड ये है कि आप लोगों का जो फंजाई वाला चैप्टर है उसका भी टेस्ट आई थिंक सो आपको ग्रुप में नहीं सेंड हुआ था, वो शायद उनसे कहीं मिसप्लेस हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे, आप लोगों का एक तो फंगस वाले चैप्टर का, और फंजाई के बाद दूसरा ये माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर प्लस माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर,
इन 2 का मतलब ये आपके पास टोटल 2 टेस्ट हो गए हैं, बल्कि 3 आपके पास आ जाएंगे। एक फंजाई का आ जाएगा, एक माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर वाटर का आ जाएगा और एक माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर का आ जाएगा। ये मैं 3 आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड करवा दूंगी इसी वीक में, ठीक है। तो फिर कमिंग जो क्लास होगी उसमें इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। उसके एमसीक्यूज में आपको फॉरवर्ड करवा दूंगी। ओके मैम। और किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो तो वो पूछ लें।